हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। बोर्ड एग्जाम 2026 सभी एस्पिरेंट्स के जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं। 17 फेब से आपके एग्जाम शुरू होंगे। मैथ के साथ ही साथ साइंस भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से रिलेटेड क्या होने वाले हैं, हम सभी उनको कवर करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी पेन को लेकर रेडी रहिए, जिससे कि आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सके और उनके एक्सप्लेनेशन को लिख सके। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अपने एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि आपकी मुलाकात आपके एग्जामिनेशन पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यू के साथ ही होगी। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को कवर करेंगे। The first question is when 50 ग्राम of lead powder यानी कि प्लम्बम Pb is added to 300 ml of the blue copper sulfate CuSO4, okay, solution. After a few hours the solution becomes colorless. This is an example of, जब आप Pb को CuSO4 के साथ कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं और कुछ देर के बाद उसका जो आपको हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन मिलता है वो कलरलेस होता है। तो आप ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो सकता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस को तो आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जैसे कि A+B, ठीक है, AB। इसी के साथ अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आपका राइट आंसर डी, आपका ऑप्शन सी हम कह सकते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको प्लम्बम लेना है, पीबी लेड लेना है, इसके साथ CuSO4 को आप इसमें क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपको रिएक्शन मिलेगा तो वो लेड सल्फेट प्लस कॉपर आपको मिलेगा। कॉपर यहाँ पर आपका मेटल है और इस तरीके से आपको जो है जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो एक तरीके से कलरलेस माना जाएगा। तो इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है? क्योंकि जो पीवी है वो Cu कॉपर को आपका डिस्प्लेस कर रहा है और सल्फेट के साथ जाकर जो है अपना रिएक्शन पूरा कर ले रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर दिस एंड दिस। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और उसके बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है Y एंड Z आर मेटल्स, Y एंड X आर नॉन मेटल्स, X इज अ नॉन मेटल एंड Y इज अ मेटल। ऑप्शन डी, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। आपने क्लास 8th में, 9th में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा करती हैं, उसी को यहां पर आपको फॉलो करना है। अगर आप यहां पर X को देखोगे तो ये 2 और 8 है, ठीक है, तो नोबल गैस में आ जाएगा। Y को देखोगे 2, 8, 2 है और यहां पर आप देखिए, ठीक है, और वहीं पर अगर आप Z को देखोगे तो अच्छा ये X आपका 2, 8, 7 था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस जो है 1 आ जाएगा। इसी तरीके से Z आपका 2, 8 है, तो 2, 8 में जो है 2, 8 आपका नोबल गैस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका Z है, ठीक है, Y एंड Z आर मेटल्स बिल्कुल भी नहीं, और Y एंड X आर नॉन मेटल्स। X इज अ नॉन मेटल एंड Y इज अ मेटल। X इज अ नॉन मेटल और Y इज अ मेटल। Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। X एक नॉन मेटल है और Y आपका नॉन मेटल है और Y आपका मेटल है। कैसे? क्योंकि Y को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2, 8, 2 दिखेगा, ठीक है, और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर X को देखोगे तो X 2, 8, 7 है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये अपना पूरा जो कह सकते हैं कि शेल है उसको कंप्लीट कर लेगा। तो इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि इस तरीके का है, ठीक है। और जेड की तो हम बात कर ही रहे थे, 2, 8 नोबल गैस है जो कि नॉन मेटल आपकी रहा करती है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है तो कैरेक्टरिस्टिक में आप देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती हैं। हार्ड होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विथ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है,
सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके रहा करते हैं। इसी के साथ नॉन मेटल्स को अगर हम देखें, सो नॉन मेटल्स आर दोस एलिमेंट विच डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की तरह वो सोनोरस नहीं रहेंगे ना, मेटल्स की तरह वो जो साउंड नहीं करेंगे, वो अच्छे कंडक्टर नहीं रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्रिटल रहेंगे, टूट जाएंगे जल्द ही, नॉन मेलिएबल रहेंगे, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, बैड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो आपको कहना है कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमाइन ये आपका लिक्विड है, इस पर ध्यान दीजिए आप सभी, आयोडीन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, सल्फर सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड, सिलिकॉन आपका सॉलिड है। ठीक है, तो कई तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो हार्ट होता है, हार्ट चैम्बर से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप हमारे हार्ट में वेंट्रिकल को देखेंगे, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है। तो इसी तरीके से इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू अ ऑरोटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। अगर आप यहां पर देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल को हमेशा रेड से आपका शो किया जाता है, और राइट को, जो कि आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको ब्लू से हम शो करते हैं। अगर आपके एग्जाम में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप सभी इस डायग्राम को जरूर बनाइए, क्योंकि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग और डायग्राम ही आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी एमसीक्यू से ही रिलेटेड है, और एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और लेकिन काफी अच्छा है। ऑप्शंस हैं नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वेस्ट डीकंपोजिशन, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द डेड रिमेन्स। देखिए, जब भी हम डीकंपोजर्स की बात करते हैं तो उसमें कीट पतंग ही ज्यादा रहा करते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट और डेड रिमेन्स को, जिससे कि जो सॉइल होती है वो इनरिच होती हैं, बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करवा पाते हैं, सिर्फ जो भी वेस्ट होता है, डेड रिमेन्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसको बांटते हैं। डीकंपोजर्स के अगर आपके एग्जाम्पल पूछे जाएं, जैसे कि लीव्स हो गई, जब पत्तियां आपकी टूट जाती हैं, कैटरपिलर हो गए, स्नैक हो गए, और आपका ये आउल हो गया। तो यहां से आपको एग्जाम्पल भी दिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसर्शन एंड रीजन का पूछा जाएगा। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना काफी जरूरी है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in a cell and in a germ cell is not the same in any species. Second, reason क्या दिया गया है, when two germ cells combine they restore the normal number of chromosomes in a species. अब यहां पर मेल फीमेल दोनों की आपकी बात हो रही है, और अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो देखिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए आप इसको कह दोगे। ठीक है, ऐसा क्यों, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड जर्म सेल्स रिस्टोर्स द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। और यहां पर आप सबसे पहले देख लीजिए, फीमेल जर्म सेल आपको यहां पर 2 पार्ट्स में दिख रहा है, सेग्रीगेशन वाया मियोसिस होगा, तो अलग अलग आपके पार्ट्स में पहले तो बढ़ता है, फिर आपका ये एग बन जाता है। फीमेल का तो एग बन जाएगा, मेल का आपका यहां पर स्पर्म बन जाता है, और ये भी कुछ इसी तरीके से डाइप्लॉइड के माध्यम से बिहेव करेगा। ठीक है, और ये जब आ जाएगा अलग अलग आपका पार्ट में जाएगा, एक बड़ा एक छोटा रहेगा, हैप्लॉइड गैमेट्स। तो मेल का आपका स्पर्म कहा जाएगा, इनका एग कहा जाएगा। जब दोनों का मिलन होगा तभी आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा करता है। जर्म सेल की बात करें, सो दिस सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू गैमेट्स इन ह्यूमन जर्म सेल आर डिप्लॉइड, कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे ह्यूमन में जो है ये आपके जो सेट लेंगे उसमें 2 रहेगा क्रोमोसोम का, बट डिफरेंट इनटू हैप्लॉइड गैमेट्स एक्स एंड स्पर्म, ईच विथ ओनली सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू आपका मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, असर्शन रीजन से। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ इमेज बिहाइंड इट
एंड द इमेज फॉर्म वर्चुअल। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या दिया गया? अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्वेक्स मिरर आपको बना लीजिए, ठीक है। लाइट रेज आपकी इस तरफ से ट्रेवल होती हैं, और जब इमेज आपका बना करता है तो ये अच्छी बात है, पक्की बात है कि वो बिहाइंड मिरर ही बनता है। और यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। लाइट इस डायरेक्शन से आपकी आएगी और प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर आपका रहेगा। तो जो आपको इमेज मिलेगा वो वर्चुअल मिलता है, वर्चुअल के साथ वो काफी छोटा होता है। सो पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वेंशन कंफर्म्स कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज के कुछ पीछे बनता है तो हमेशा वो वर्चुअल रहेगा, ठीक है। और इस स्थिति में जो आपका वो मिरर रहेगा उसको हम कॉन्वेक्स कहा करते हैं, और इसी का जस्ट अपोजिट आपको क्या हो जाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। साथ ही साथ U का सिंबल, V का सिंबल किस मिरर के लिए क्या रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और यहां से क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब देख लीजिए फिर से, ह्यूमंस की बॉडी में जो डाइजेशन होता है फूड्स का वो किस तरीके से होता है, और जो एंजाइम का प्रोसेस होता है डाइजेशन में, उसके थ्रू आपको बताना है कि यहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सैलिवरी एमिलीज, पेप्सिन, ट्रैप्सिन और लैप्सी। सो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट में इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द maltose and simple sugars in the mouth. Second, pepsin digests protein into the peptones in the stomach. Trypsin breaks proteins into the amino acid into the small intestine. Or fourth, it breaks fats into the fatty acids and the glycerol. तो यहाँ पे भी आपके 2 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी हमारे स्टमक में एक्टिविटीज आपकी रहा करती हैं, गाल ब्लैडर हो जाए, लीवर हो जाए, पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो ना, उनके बारे में आपको पता करना है, और एक एक लाइन की हर बातें लिखनी है। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ पूछा जाए उसको आप एकदम 10-10 पन्ने में 10-10 लाइन में लिख लें, ऐसा ना करिएगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही हिसाब से आप उसको लिखते जाइए, और अगर पॉसिबल हो तो आप जो है इमेज बनाकर जरूर दिखाइए। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम लोकेशंस को आप देख पा रहे हो। सैलिवरी आपका ग्लैंड यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका स्टमक है, ठीक है। आपका ये फिर पैनक्रियाज आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आपका ये एकदम साउथ, मतलब साउथ में हम कह सकते हैं कि ये आपका रेक्टम होता है, इसी तरीके से, ठीक है। लीवर में ही आपका गाल ब्लैडर होता है। तो इन सभी फिगर्स को आप बनाने की कोशिश करिए, और मेरे ख्याल से आपने बना भी लिया होगा, आपकी प्रैक्टिस काफी होगी। तो इमेजेस को ध्यान में देखिए और अपने डायग्राम मैपिंग को काफी बेहतर करना शुरू करिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द alveoli and the nephron on the basis of the following points। अब देखिए यहाँ पर फीचर दिया है, और फीचर के पॉइंट पर जो है इन दोनों को बताना है। पहला, स्ट्रक्चर और लोकेशन इनका कहाँ पे रहता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोकेशन कहाँ पर रहती है, और इनका फंक्शन यानी कि ये काम क्या किया करते हैं, ये आपको बताना है। आप सभी वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना आंसर अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो अगर आप स्ट्रक्चर लोकेशन की बात करें, सबसे पहले आप फिगर इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये एल्वियोली में टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स होते हैं, ठीक है, और नेफ्रॉन में माइक्रोस्कोपिक ट्यूबल्स इन द किडनी। फंक्शन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेफ्रॉन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, यूरिन को बनाना और ब्लड को फिल्टर करना, ये नेफ्रॉन का आपका काम होता है। अब यहां पर आप देखिए, अगर अच्छे से पॉइंट में पूछ ले कि दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो कम से कम 4 डिफरेंस आप बता सकें, जिसको आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एल्वियोली में इट स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ अ पाउच लाइक एयर सैक। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन। एल्वियोलीज आर सराउंडेड बाय द थिन ब्लड कैपिलरीज। इसी प्रकार से नेफ्रॉन में दे आर इलॉगनेटेड ट्यूब्स। ईच नेफ्रॉन हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका बाउमैन कैप्सूल एंड आपका ट्यूबल्स आता है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके इमेज को जूम करके बताना चाहूँ तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर किस चीज की आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल से पूछा जा रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी से,
साउंड से, लाइट से, मिरर से, लेंस से, मैग्नेटिज्म से, सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, 230 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक X है और आपका ये Y है, दोनों ही पैरेलल में आपके हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसको हम देखते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लॉथ ड्रायर कंटेन्स टू हीटर X एंड Y इन पैरेलल। तो ये जो X और Y हैं वो क्या हैं आपके हीटर हैं, ठीक है, हीटर 1 कह लीजिए, हीटर 2 कह लीजिए इनको। The above figure shows the circuit connected to a 230 volt power supply, ठीक है, यानी कि P इक्वल टू क्या है 230 है। When both switches are closed, the current X is 3.5 एम्पियर। अब यहां पर जो है आपको जो पावर सप्लाई देखी जा रही है वो 230 की है और जो करंट इसमें बह रहा है I जो है वो 3.5 एम्पियर का है। एनालिसिस क्या करना है, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द हीटर। अब देखिए हीटर में जो भी आपकी पावर डेवलप्ड हो रही है उसको आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, P इक्वल टू वी आई करोगे, P इक्वल टू वी आई करोगे ना। अब इससे आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो 230 इक्वल टू 3.5 कर देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ पाएगा। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और जानते हैं कि क्या आपका आंसर आएगा। 35 5 हो जाएगा, 0 और 4, ये 805 आपका आ जाएगा, ठीक है। पावर को आपका वॉट में ही हम हमेशा बताया करते हैं। अब इसी तरीके से आपको करंट इन हीटर वाई बताना है। अभी आप यहाँ पर इस इमेज को देख पा रहे हो, तो हीटर में कितनी करंट आपकी फ्लो होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल ऑफ वाई। तो आप क्या कह सकोगे कि जब आपका रेजिस्टेंस डबल है तो आर एक्स इक्वल टू टू आर वाई, आर एक्स इक्वल टू टू आर वाई। और पूछा क्या था हमें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल एट दैट ऑफ वाई कैलकुलेट द करंट इन द हीटर। अब आपको यहां पर आई बताना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर आपका होता ही है, होता है कि नहीं। अब इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल लेंगे। तो आई के टर्म्स में बताना है तो आई वाई इक्वल टू 2 इंटू आई एक्स, आई वाई इक्वल टू 2 इंटू आई एक्स आपका हो जाएगा। और यहां पर आई की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, 3.5 दी गई थी। तो 2 इंटू 3.5, 35 टू 7 होता है, तो ये 7 आपका आ जाएगा, 7 एम्पियर में, एम्पियर में आएगा ना, हाँ 7 एम्पियर में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, स्टडी द फूड चेन। अच्छा फूड चेन कहाँ पे दिया, ये है आपका फूड चेन दिया है, ठीक है। चलिए फूड चेन दिया हुआ है और बताना है आपको इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल तो आपने पढ़ा होगा 10% वाला, लेवल इज 100 जूल्स, then how much energy will be available at the producer level, justify your answer। सेकेंड आपका is it possible to have 2 more trophic levels in this food chain just before the 4th trophic level, justified your answer। अब यहां पर आपको थर्ड ट्रॉपिक लेवल आपका 100 जूल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात किया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आपकी एनर्जी पैटर्न आपका इसमें बनेगा और बन भी रहा है। तो यहाँ पर जब आप फूड चेन की बात करोगे तो यहाँ पर मैं खोल देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हो लीफ है, लीफ को कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर फिर आपका चैमिलियन, फिर आपका स्नेक, फिर आपका मंगूज आ जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल की बात अगर हम करेंगे, एनर्जी एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल, ये तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ की तरफ चलेंगे, ठीक है, 10% लॉ की तरफ चलेंगे, 10% लॉ, थर्ड आपका क्या दिया गया है 100 जूल आपका दिया गया है कि नहीं। अब इसी तरीके से सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल निकालेंगे। सेकंड लेवल में इससे ज्यादा एनर्जी होगी, सेकंड लेवल में इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो 100 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा कि नहीं। और फिर फर्स्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर हम हमेशा कहते हैं प्रोड्यूसर, तो 1000, ठीक है, 10% हो जाएगा
तो जब 10% हो जाएगा तो ये 10,000 जूल आ जाएगा, 1 10 100,000 10,000 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहला तो निकाल लिया, ठीक है, पहला ही निकाला। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, तो आप कहेंगे कि 10,000 जूल्स की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया था, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड, क्या ये पॉसिबल है कि आप 2 और इसमें ट्रॉफिक लेवल लगा सकते हो? तो देखिए आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एडिंग मोर लेवल्स वुड नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू सपोर्ट लाइफ। तो इसीलिए प्रोड्यूसर लेवल तक 10,000 आपका जूल जा रहा है। अब उसके आगे तो आप जो है ट्रॉफिक लेवल को इंक्रीज यानी कि इसमें आप लगा नहीं सकते हो। इस कारण से ये जो आपका गिवन क्वेश्चन था वो सही माना जाएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम सभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, you have to explain why the refractive index of any material with respect to air is always greater than 1। पहला तो ये। दूसरा फिगर आपको यहां पर दिया गया है, a light ray travels from air into semicircular plastic block, given a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block। इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अगर आप यहां पर आप सेमी सर्कल को देखोगे तो ये जो लाइट रे है यहां से आपकी इंटर हो रही है, और ये मान लीजिए पॉइंट P है, सपोज करिए पॉइंट P है। पॉइंट P से जब ये जा रही इंटर हो रही है तो यहां पर किसी तरीके के डिविएशन नहीं हो रहा है, और जब ये नॉर्मल पर इंसिडेंट रे आपका ये पड़ रही है तो यहां तक जाने में भी ये किसी प्रकार के डिविएशन नहीं दे रही है। तो इसीलिए जो इंसिडेंट रे है वो 0 रहेगी, और 0 पे आपका कोई भी फ्लक्चुएशन आपका नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब आप ये कहोगे कि इसका कारण क्या है, हम सर लिखेंगे क्या, तो लिखने में आप ये लिख सकते हो कि बिकॉज द लाइट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हो रही है, हेंस इट इज इंसिडेंट नॉर्मली एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, सो नो रिफ्रैक्शन अकर्स। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। वहीं पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका लाइट का विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमेशा 1 से ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन मीडियम, मटेरियल मीडियम, ठीक है, इसीलिए जो है ये ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए लाइट एयर में है तब वो तो आराम से चल देगी, लेकिन आप उसको मटेरियल जैसे कि पानी दे दिए, आपने ग्लास दे दिया, तो उसकी स्पीड आपकी स्लो डाउन हो जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि आपका n इक्वल टू वी एयर अपॉन मीडियम इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको अच्छे तरीके से अपने आंसर राइटिंग करना है तो इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताइए। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए। जय हिंद।